हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी फिल्म जिसका कि बेसब्री से इंतज़ार था हम सबको। ब्रह्मास्त्र का रिव्यू। आयान मुखर्जी की ये फिल्म जिसमें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में हैं, ये फाइनली रिलीज़ हो रही है। एक लंबे इंतज़ार के बाद ये फ़िल्म बहुत सारे डिलेज़ से गुज़रना पड़ा, कोविड की वजह से काफ़ी डिलेज़ हुए और फाइनली ये फ़िल्म यानी कि जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा है वो अब रिलीज़ हो रही है। और इस फिल्म की कहानी जहाँ तक आपने ट्रेलर में भी देखी होगी, ये कहानी है बेसिकली एक शिवा नामक युवक की जिसके के अंदर एक ख़ास शक्ति है कि वो आग जो है उससे एक ऐसा नाता है कि आग उसे जलाती नहीं है और आग के साथ उसका क्या रिश्ता है, क्यों ये शक्ति उसको मिली है, क्या उसकी असली बैकग्राउंड स्टोरी है। ये फिल्म जो पार्ट 1 है, शिवा पार्ट 1 यानी कि ब्रह्मास्त्र का, ये इसके बारे में बात करती है। तो अगर एक मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एक जंग चल रही है दुनिया में अच्छाई की ताकतों और बुराई की ताकतों के बीच में। और जो अच्छाई की ताकतें हैं वो जो दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, उसको प्राप्त करना चाहती है। और जो एक थ्रू आउट ये जो एक डायलेमा चल रहा है कि ब्रह्मास्त्र किसके हाथ लगेगा, ब्रह्मास्त्र किसके हाथ में है, यही सारी कहानी हमें इस पार्ट 1 शिवा ब्रह्मास्त्र में देखने को मिलती है। और जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, इसमें एक इंटरेस्टिंग सा लव रोमांस एंगल भी है आलिया भट्ट के कैरेक्टर और रणबीर कपूर के कैरेक्टर में। तो जो उनकी अब रियल लाइफ केमिस्ट्री है, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है, वो एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री उनकी स्क्रीन पर भी दिखती है। तो उस हिसाब से ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो उसमें वीएफएक्स और सीजीआई है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा नया है इंडियन सिनेमा में। इस तरह का वीएफएक्स सीजीआई बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और अगर मैं जिस तरह से इस फिल्म को देख के आ रहा हूँ, मेरे नज़रिए से मुझे लगता है कि बाहुबली के बाद शायद पहली बार इंडिया में कोई इस तरह की फिल्म आई है जिसमें सीजीआई वीएफएक्स का इस तरह से विजन है। शायद बाहुबली को भी ये पीछे छोड़ देती है इन टर्म्स ऑफ विजन। जिस तरह से इसमें यूज़ किया गया है, ग्राफिक का यूज़ बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऐसा नहीं लगता कि बजट में किसी भी तरह की कोताही की गई है। फिल्म का बजट 400 करोड़ से ज़्यादा है और ये वीएफएक्स सीजीआई इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बेसिकली एक आश्रम है और एक सोसाइटी है जो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही है दुनिया में अच्छाई को और अच्छे शस्त्रों को बुराई के हाथ लगने से बेसिकली रोक रही है। और इसके साथ ही साथ एक काली ताकत भी है जो कि कोशिश कर रही है कि इन शस्त्र जो उसके पास हैं उसका इस्तेमाल करके ब्रह्मास्त्र को हासिल करे। अब इसमें शिवा का क्या रोल है, क्या शिवा जो है वो ये जो इसकी शक्ति है आग पे जो इसका एक काबू है और जो किस तरह से ये इसको आग जलाती नहीं है, ये ताकत जो है क्या ये काली शक्तियों के साथ जुड़ेगा, क्या ये अच्छाई की तरफ से लड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डायलेमा इस्टेब्लिश करती है ब्रह्मास्त्र। और थ्रू आउट द फिल्म हम देखते हैं जैसे जैसे परतें खुलती हैं हमें शिवा की बैक स्टोरीज़ के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है शिवा एक्चुअली में कौन है। और ट्रेलर में जैसे बताते हैं बच्चन साहब का जो कैरेक्टर है जो बेसिकली उस आश्रम के गुरु हैं कि तुम खुद ही एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये लगी कि जिस तरह से मोनी रॉय का जो कैरेक्टर है जो कि ईवल को रिप्रेजेंट करती हैं, काली शक्तियों को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो ब्रह्मदेव जो उनके एक तरह से गुरु हैं, उनकी इच्छा अनुसार ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहती हैं। और उनका जो बेसिकली क्लैश होता है जो अच्छाई के फौजदार हैं उनसे, अमिताभ बच्चन और जो इनका पूरा आश्रम है और ये जो सोसाइटी है ये अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इनके बीच में जो क्लैशेस होते रहते हैं वही इस कहानी की असली ताकत हैं और वही इस कहानी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट डालते हैं और इंटरेस्ट पैदा करते हैं। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें मिलता है रणबीर कपूर का जो शिवा कैरेक्टर है उसके थ्रू भी, कि क्या वो अच्छाई के साथ जाए अपनी ताकतों को लेकर, क्या वो बुराई के साथ जाए अपनी ताकतों को लेकर। और उसका जो एक रोमांटिक एंगल मैंने आपको बताया आलिया भट्ट के साथ चल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कैमियोज बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले शाहरुख खान साहब का कैमियो जो कि फ़िल्म की शुरुआत करता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक शस्त्र, ख़ास तौर के शस्त्र है जिसके वो धारक भी हैं। उसी तरह से नागार्जुन
जो लेजेंडरी साउथ इंडियन एक्टर हैं उनका भी रोल है, वो एक आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और वो भी एक शस्त्र के धारक हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है कि कैसे इतने बड़े कलाकारों को आप कैमियो रोल्स में लेके आए हैं। साथ ही साथ जो आपकी मुख्य भूमिका में जो लोग हैं, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, मोनी रॉय और बाकी की जितनी भी सहायक कलाकार हैं वो तो हैं ही अच्छे, और कैमियोज़ भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कमाल की लगी इस फिल्म के बारे में, जो मुझे पहले एहसास हो भी रहा था कि क्योंकि पार्ट वन बोल के इसको प्रोपगेट किया जा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था जब ये फिल्म ख़त्म होगी तो हमें वाई डिड कटप्पा किल बाहुबली टाइप एक टीज़र भी मिलेगा, एक क्लिफ हैंगर भी मिलेगा। और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। जैसे ये फिल्म ख़त्म होती है बहुत सारे सवाल हमारे पास रह जाते हैं शिवा को लेकर। शिवा है कौन, उसकी सच्चाई, उसकी बैक स्टोरी कुछ हद तक हमें पता चलती है, पर काफ़ी चीज़ अभी अनरेवल होना बाकी है। और जब ये फिल्म ख़त्म होती है तो क्रेडिट्स के तुरंत आते ही हमें पता चलता है कि पार्ट 2 जो आएगा वो देव आएगा, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मदेव जो हैं, जो मोनी रॉय जो काली ताकतों को जो रिप्रेजेंट करती हैं, उनके जो गुरुदेव हैं वो देव हैं, और उनका शिवा से क्या नाता है ये हमें पता चलेगा पार्ट 2 में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर कि इंडिया में अब ट्रिलॉजीज प्लान करके लाई जा रही हैं। पहले अनप्लान्ड मैनर में आती थी कि धूम आ गई, हिट हो गई, अच्छा ठीक है धूम 2 ले आएंगे, कोई मिल गया हिट हो गई, अच्छा फिर क्रिश ले आते हैं, फिर क्रिश 3 ले आते हैं, तो वो चीज़ होती थी। पर अब प्लान करके जो ये ट्रिलॉजी लाई जा रही है, पहले ही अयान मुखर्जी ने डिसाइड कर लिया था कि इट्स गोना बी अ 3 पार्ट थिंग। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो हमें पता है शिवा, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 जो देव होने जा रही है, और पार्ट 3 भी होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और काबिल तारीफ़ है कि आज हमारे इंडियन सिनेमा में इस विजन के साथ फिल्म्स बनाई जा रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया VFX CGI मुझे बहुत इम्प्रेस करता है, और करण जौहर जैसे पायनियर फिल्म मेकर की प्रोडक्शन हाउस से इस तरह की चीज़ की उम्मीद की जा सकती थी। बाहुबली को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था और यहाँ भी उन्होंने पूरी समझ के साथ इस चीज़ को यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, और स्टोरी टेलिंग हमें ऐसी दी है जो हमें बड़े पर्दे पर देख के ही मज़ा आएगा। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं, अगर आपको फैंटेसी और एडवेंचर और इस तरह के मैजिकल जॉनर्स में, हिंदू माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो ज़रूर देखिए इस फिल्म को। लेकिन सबसे बड़ी स्क्रीन पे IMAX पे देखिए, 3D में देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म आ रहे हैं सुनने को वो ये हैं, कोई कह रहा है कि इसमें हैरी पॉटर जैसा कुछ है, कोई कह रहा है इसमें एवेंजर्स जैसा कुछ है, कोई कह रहा है इसमें एक्समैन जैसी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सुपर हीरोज़ जो दिखाए हैं, इंडियन सुपर हीरोज़ जो हिंदू माइथोलॉजी या इंडियन माइथोलॉजी से उभर के आते हैं, उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है उसमें हाँ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि लेकिन आप बताइए अब एवेंजर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी दे आर पीपल जिनके पास स्पेशल गिफ्ट्स हैं, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनके पास स्पेशल गिफ्ट्स हैं, तो वो सिमिलैरिटी तो रहेगी, लेकिन काफ़ी हद तक अलग है जिस तरह से हिंदू माइथोलॉजी को इसमें वीव किया गया है। ब्रह्मास्त्र का कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं, गुरुकुल परंपरा जो इसमें लेके आए हैं, गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध होता है उसको लेके जो आए हैं, अग्नि, वायु, जल, इस तरह की चीज़ों को जो इसमें लेके आए हैं, हिंदू माइथोलॉजी या इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से एक बहुत अलग तरह की मूवी है। और इसीलिए आई थिंक ये फिल्म जो है देखनी चाहिए। पहली बात तो विजुअल स्पेक्टेकुलर सिनेमेटोग्राफी के लिए देखनी चाहिए, हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंसेस के लिए देखनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्शन के लिए देखनी चाहिए, और ऑफ कोर्स इसको हिंदू माइथोलॉजी को किस तरह से इसमें ढाला गया है और किस तरह से कहानी को एक नई तरह से कहा गया है, ये काबिल तारीफ़ है। तो अगर आप इस तरह की फ़िल्म देखना पसंद करते हैं और ब्रह्मास्त्र जैसी फ़िल्म अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सीरियस किस्म का सिनेमा देखते हैं, उनको फैंटेसी एडवेंचर में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, तो फिर अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप मत देखिए इस फिल्म को। लेकिन अगर आपको मज़ा आता है फैंटेसी एडवेंचर वगैरह देख के तो ब्रह्मास्त्र ज़रूर देखिए, और बड़े पर्दे पर देखिए। ये फिल्म का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला अगर इसको आप मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप पर देखेंगे या अपने घर के किसी बड़े LED पे भी देखेंगे तभी मज़ा नहीं आएगा। ये सिनेमा हॉल में देखने वाली फ़िल्म है। इसका जो साउंड है, इसका जो म्यूज़िक है, इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो बड़े पर्दे पर देखने लायक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बाइकॉट ट्रेंड्स वगैरह जो हो रहे हैं इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटेंट पे जाइए, आप वर्ड ऑफ माउथ पे जाइए, आप जिस पे भरोसा करते हैं, अपने किसी फ्रेंड पे या किसी पर्टिकुलर क्रिटिक को आप फॉलो करते हैं तो आप उनके व्यूज़ देखिए, उनके रिव्यूज़ देखिए, खुद अपना एनालिसिस लगाइए और उसके बाद आप फिल्म देखिए और फिल्म को एंजॉय कीजिए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, और मुर्तज़ा अली खान बहुत जल्दी आऊँगा एक और रिव्यू लेके आपके लिए।